हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज दोस्तों 14 सितंबर और आज हम 14 सितंबर का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये है ऑपरेशन सीरीज और इस ऑपरेशन सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी अच्छे से देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मैसेजेस करके बताया है कि सर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ये सीरीज शुरू करें, तो अब जो है आपकी श्रृंखला इसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में जो है हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, ताकि जो एग्जाम का पैटर्न रहे वही हम यहाँ पर अच्छे से क्या करें, फॉलो करें। चलो आज की हमारी पहली खबर से हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को। दोस्तों पहली खबर है हमारी आज की और प्रमुख बिंदु है दोस्तों, ये एग्जाम के लिए जरूरी है, ये वाला पॉइंट जो है आपको याद अच्छे से रखना पड़ेगा। इसके सारे आयाम यहाँ पर देखते हैं। पहला बिंदु दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा श्री विजयपुरम। क्या नाम बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर? श्री विजयपुरम। हाल ही में चर्चा में रहा श्री विजयपुरम नाम भारत के किस स्थान के लोगों के समृद्ध इतिहास को व्यक्त करता है? किसकी बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर? एक शहर की बात कर रहा है, जो भारत का एक शहर होगा और उसके संदर्भ में बता रहा है कि ये नाम जो है श्री विजयपुरम, यह किसके इतिहास को बताता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और केरल। तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर है अंडमान एवं निकोबार। ये है आपका राइट आंसर। दोस्तों बात समझना थोड़ी सी, अभी हाल ही में जो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम रखकर क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम इसलिए कर दिया गया दोस्तों क्योंकि वहां के इतिहास को हम इसी संदर्भ में देखते हैं कि भारत की बहुत सारी प्रमुख घटनाएं जो हमारी पोर्ट ब्लेयर से जुड़ी हुई है, उनको भी हम समझते हैं, देखते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखकर अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम अब पोर्ट ब्लेयर न रखकर क्या रख दिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर श्री विजयपुरम। देखो यहाँ पर एक ये मैप है, इसमें आप इस फोटो में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये वाला ये है पोर्ट ब्लेयर। अब ये पोर्ट ब्लेयर नहीं रहा है, अब इसकी जगह नाम क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर श्री विजयपुरम। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यह पोर्ट ब्लेयर है कहां पर, थोड़ी सी कहानी समझना, फिर इसकी बात मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगा। देखो आप जानते हो अंडमान एवं निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, देखो ये है, मान लो अंडमान एवं निकोबार तीन पार्ट में डिवाइड है। आपको सब इसकी बारे में जानते हो आप। ये इस प्रकार से है, ये ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में क्या है दोस्तों, बना हुआ है। ठीक है, ये जानकारी आपको। ऊपर का जो है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ अंडमान, ये जानते हो आप। इसको किस नाम से जानते हैं, नॉर्थ अंडमान। ये वाला जो है दोस्तों मिडिल में है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मिडिल अंडमान। और ये सबसे दक्षिण में है, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों साउथ अंडमान, है ना। तो ये जो साउथ अंडमान है दोस्तों, इसी साउथ अंडमान पर स्थित है यहाँ की राजधानी का नाम है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर, और इसी ब्लेयर का नाम रखकर अब क्या कर दिया जाएगा, विजयपुरम यहाँ पर स्थित है दोस्तों। और इस प्रकार दिखती है, किस प्रकार दिखेगी, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और अब हाल ही में इसका नाम विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है दोस्तों। इसके इतिहास को अपन समझते हैं, ठीक है, क्योंकि यदि प्रश्न बनेंगे पोर्ट ब्लेयर से तो वो सारे आयाम हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अच्छे से कवर कर लेते हैं। देखो बात करते हैं सबसे पहले बिंदु की, चोल साम्राज्य में नौसेना अड्डे की भूमिका निभाई किसने, पोर्ट ब्लेयर ने। आप जानते हो दोस्तों चोल साम्राज्य कहां पर था। देखो थोड़ा सा चोल साम्राज्य को समझ लेते हैं, फिर वापस अगले बिंदु पर आएंगे। ठीक है, ये है दोस्तों चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य को भी आप देख लो, साथ ही साथ आपका ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए। ये साम्राज्य जो था, ये दोस्तों दक्षिणी भारत में फैला हुआ एक वृहद साम्राज्य था। देखो यहाँ पर अगर आप साउथ वाला रीजन देखोगे, ये हमारा दक्षिण भारत का रीजन है, और इस दक्षिण भारत का रीजन जो है, इसमें ये वाला जो एरिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन करता था, जिसमें मदुरई आता था, है ना, चोर चेल पांडे, तीन नाम आपको याद रखना है, चेर, चोल और पांड्य। तो जो चोल थे उनने दोस्तों यहाँ मदुरई वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्रमुखता से अपना क्या किया है, शासन किया, लगभग 850 ईस्वी में। कब दोस्तों, 850 ईस्वी में एक शासक हुआ था जिसका नाम था विजयलाल या विजयालय। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है दोस्तों इस साम्राज्य का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, और यहीं से इन्होंने दक्षिण भारत में जो है अपना साम्राज्य फैलाया। यहाँ तक कि इसके ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, जैसे राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इन्होंने श्रीलंका तक के क्षेत्र को क्या किया था, विजिट किया था और भारत के क्षेत्र में शामिल किया था। ये नाम आप याद रखिएगा।
लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर चोल साम्राज्य के बारे में जानने का। ठीक है, तो लगभग 850 ईस्वी के आसपास इस साम्राज्य की स्थापना हुई और फिर दोस्तों लगभग 13वीं शताब्दी तक इन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखा दक्षिण भारत में। तीन महान शक्ति थी उस समय, क्या क्या कौन कौन सी शक्ति थी, एक थी दोस्तों चेर, ठीक है, एक थी दोस्तों चोल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक थी दोस्तों पांड्य। और इसी आधार पर आपको याद भी रखना है इन्हीं तीनों के नाम को। ठीक है, तो दक्षिण भारत में ये तीन बड़ी शक्तियां थी, जिसमें एक बड़ी शक्ति थी चोल साम्राज्य, और इस चोल साम्राज्य का संबंध कहां से रहा है दोस्तों, हमारे पोर्ट ब्लेयर से, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर की कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विजयालय, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। विजयालय 850 ईस्वी के आसपास इसने इसकी स्थापना की। 13वीं शताब्दी तक जो है लगभग अपने वर्चस्व में रहा यह साम्राज्य, और फिर धीरे 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 इसका क्या होने लगा, पतन होने लगा। दक्षिण भारत में एक बड़ी शक्ति थी ये। और दोस्तों यहाँ के जो राज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, इन शासकों ने यहाँ तक कि श्रीलंका तक को भी अपने क्षेत्र में शामिल किया था। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर के बारे में मैं बात कर रहा था दोस्तों, तो पोर्ट ब्लेयर जो है यह चोल साम्राज्य में नौसेना अड्डे के रूप में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि दोस्तों चोल साम्राज्य एक समुद्री साम्राज्य था। और इसमें दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे पोर्ट ब्लेयर जो इसी क्षेत्र में आता है, वो उस क्षेत्र में यहाँ पर इनके क्या हुआ करते थे, नौसैनिक अड्डे हुआ करते थे। ठीक है, चलो, और चोल साम्राज्य को उसके नगर प्रशासन के लिए भी जाना जाता है, ये बात भी महत्वपूर्ण है। और इस साम्राज्य के लगभग अगर और प्राचीन इसके शिलालेख की ओर जाऊं तो दोस्तों लगभग तीसरी शताब्दी, मतलब तीसवीं ईसा पूर्व, जैसे आपने देखा होगा अशोक के साम्राज्य के जो सिक्के हमें मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, उस समय से भी कंपेयर किया जाता है कि उस समय तक के भी शिलालेख जो है इस साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो वो बात इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये याद रखना यहाँ पर जो है पोर्ट ब्लेयर जो है ये चोल साम्राज्य का क्या हुआ करता था, नौसैनिक अड्डा हुआ करता था। ठीक है, अगला बिंदु है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा सबसे पहले 30 दिसंबर 1943 को जिम खाना ग्राउंड पर तिरंगा इसी स्थान पर फहराया गया। दोस्तों 30 दिसंबर 1943, ये याद रखना दोस्तों, सबसे पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र जी बोस द्वारा यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में एक जगह है जिसका नाम है जिम खाना ग्राउंड, इसी जिम खाना ग्राउंड पर सबसे पहले तिरंगा लहराया गया था। आपको डेट याद रखनी दोस्तों, 30 दिसंबर 1943 इंपोर्टेंट है, ये डेट आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, ये भी पोर्ट ब्लेयर से जुड़ा हुआ तथ्य है। दूसरा, राजदीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। अभी थोड़े समय पहले आपको पता है कि जो राजदीप है इसका नाम क्या कर दिया है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्यों, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संबंध कहां से रहा है, पोर्ट ब्लेयर से रहा है, ये याद आप रख लीजिएगा। बात करते दोस्तों सेल्यूलर जेल, बहुत ही फेमस जेल थी, आप जानते हो भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसमें कई जगह कई लोगों ने जो है इस जेल में अपने प्राणों को क्या दिया है दोस्तों, आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया है, इसलिए ये जेल इंपॉर्टेंट है। और इस जेल में आपने नाम सुना होगा वीर सावरकर व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा मां भारती की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हेतु भेजा गया। जितने भी बड़े बड़े हमारे नेता थे, बड़े बड़े उस समय के आंदोलनकारियों थे, उन आंदोलनकारियों को दोस्तों इस जेल में एक बार तो जाना ही पड़ा है। तो यहाँ पर ये सेल्यूलर जेल जो है इसका संबंध भी किससे है, पोर्ट ब्लेयर से। इसके साथ साथ एक नाम आप यहाँ पर देख रहे दोस्तों, वीर सावरकर जी। वीर सावरकर जी हमारे भारतीय इतिहास में आप देखते हो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनको भी इस जेल में जाना पड़ा था। बात करते हैं वीर सावरकर जी की, तो दोस्तों इन्हीं के नाम पर आप देखोगे पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आप जानते हो। तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वीर सावरकर हवाई अड्डा जो है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप में स्थित है। पहली बात तो ये, यदि अंडमान एवं निकोबार नहीं आता है लिखा हुआ तो पोर्ट ब्लेयर आता है, तो पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और आप इस बात को भी याद रख लीजिएगा, इनका संबंध भी सेल्यूलर जेल से। आप जानते हो दोस्तों 1966 के आसपास की बात है, वीर सावरकर जी जो थे इन्होंने स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, लगभग इन्होंने दोस्तों 1 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक अपने कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया और अपने प्राणों का क्या दिया दोस्तों, इन्होंने बलिदान दिया है। और आप जानते हो यह एक
महत्वपूर्ण घटना है। और वीर सावरकर जी का संबंध कहाँ से हो गया, पोर्ट ब्लेयर से हो गया, तो ये बात भी याद रखना। बात करते दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा है इसका, किसका नाम ऐसा पोर्ट ब्लेयर क्यों पड़ा। 1788 में अंडमान सागर का सर्वे करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेफ्टिनेंट आर्किबाल्ड ब्लेयर को भेजा था, ठीक है। और उन्होंने इस द्वीप का नाम तत्कालीन गवर्नर, उस समय के गवर्नर कौन थे दोस्तों, कॉर्नवालिस, और उन्होंने इनका नाम जो है, इस जगह का नाम कॉर्नवालिस के नाम पर रख दिया। लेकिन बाद में इस बंदरगाह द्वीप का नाम ब्लेयर के नाम पर ही पोर्ट ब्लेयर पड़ गया। एक छोटा सा किस्सा है जो आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाली बात। जो नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप है, इसका नाम बदलकर भी शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया है। शहीद द्वीप नाम किसका रहेगा दोस्तों, नील द्वीप का, और हेवलॉक द्वीप जो है इसका नाम स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। कुछ प्रमुख बिंदु थे जो आपको यहाँ पर इस करंट अफेयर्स के साथ याद रखने थे, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। चलो बात करते दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की। ये है, ये हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसने दोस्तों, कैबिनेट ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है, ठीक है। और कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति के लिए मंजूरी दी है, तो किसे दी है, पीएम ई ड्राइव को। इंपॉर्टेंट है पीएम ई ड्राइव, फुल फॉर्म इसका जरूर याद रखना। देखो यहाँ पर पीएम ई ड्राइव जो है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, पीएम, ई से आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक, डी से आ जाएगा ड्राइव, आर से आ जाएगा रिवोल्यूशन इन, और आई से आ जाएगा इनोवेटिव, वी से आ जाएगा व्हीकल और इनहेंसमेंट, ठीक है। पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। देखो उद्देश्य क्या है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको अपनाने में तेजी लाना। ज्यादा से ज्यादा अगर हम इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करेंगे तो इससे पोल्यूशन कम होगा दोस्तों, हवा में गुणवत्ता भी बढ़ेगी, साथ ही साथ पर्यावरण भी क्या रहेगा, संतुलित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे लाना, प्लस वायु गुणवत्ता में सुधार करना, मैंने जैसा कि आपको बताया है, परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, ठीक है। ये बिंदु भी समझ में आता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी देना, प्रोत्साहन के लिए ई वाउचर प्रणाली लागू करना, व 72,300 फास्ट चार्जर्स की स्थापना के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देना। देखो अगर आपने इलेक्ट्रिक वाहन चलाए, आप इलेक्ट्रिक वाहन चला रहे हो दोस्तों, तो ऐसे में उनको चार्ज करने के लिए भी आपको जगह जगह स्टेशन की सुविधाएं देनी पड़ेगी। यदि पर्याप्त मात्रा में स्टेशन की सुविधाएं मिल जाएगी तो लोग इलेक्ट्रिक वाहन की और थोड़ा क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप जानते हो दोस्तों, यदि आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, बहुत सारी बाइक्स आती है, स्कूटी आती है, यदि आपके पास, और या मान लो फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर भी चल रही है, तो यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन तो आपने खरीद लिया, लेकिन उसके स्टेशन अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है अवेलेबल, तो आप उसको लेने से कतराओगे, या घर से निकलने से पहले सोचना पड़ेगा कि यदि रास्ते में ये बंद हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार इसलिए भी काम करेगी कि ज्यादा से ज्यादा स्टेशन चार्जर्स जो है अवेलेबल करवाए जाए, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल तक पहुंचे और उनको लेने के लिए थोड़ा सा भी उसमें संशय ना रखे, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर ये योजना प्रारंभ की गई है, आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिएगा। आगे बात करते दोस्तों, भारतीय मूल की किस व्याख्याता ने सिंगापुर में साहित्य के लिए पुरस्कार जीता है। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, भारतीय मूल की एक महिला है जिन्होंने सिंगापुर में साहित्य के लिए जो भी पुरस्कार दिया जाता है साहित्य का, उसमें उन्होंने क्या लिया है, इस पुरस्कार को जीत लिया है, ठीक है। तो उनका नाम है दोस्तों प्रशांति राम। प्रशांति राम जी जो है, इन्होंने क्या कर लिया है, यह जीत लिया है। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखो दोस्तों पहले पूरी कहानी समझना। यह नयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भारतीय मूल की व्याख्याता है, कौन, प्रशांति राम। और इन्हें हाल ही में नोबल जो है साहित्य का जो है पुरस्कार यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। चलो देखो, इन्होंने अपनी लघु कहानी, इंपोर्टेंट ये है इनने क्या लिखा है जिसकी वजह से इनको साहित्य का पुरस्कार दिया गया। तो इन्होंने 9 यार्ड साड़ियां, कौन सा दोस्तों, 9 यार्ड साड़ियां के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य के लिए सिंगापुर साहित्य का पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ठीक है। दूसरा, यह इनका पहला काम था जिसने वर्ष 2023 के अंत में प्रकाशित किया था। इंपोर्टेंट बात यह समझना दोस्तों, यहाँ पर यह लघु कथा सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में फैले हैं। ये कुछ और लिख दिया है यहाँ पर, इतना समझना, यह लघु कथा सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क में फैले एक तमिल ब्राह्मण परिवार की पीढ़ियों के बारे में दर्शाती है। किसके बारे में बता रही दोस्तों, तमिल ब्राह्मण परिवार के बारे में यह जो है बात बता रही है। और इनको जो है दोस्तों 9 यार्ड साड़िया के लिए यह पुरस्कार
दिया गया है। आपको इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है। अब ये कहाँ का अवार्ड था, देखो दोस्तों सिंगापुर का अवार्ड था। थोड़ा सा सिंगापुर के बारे में भी जानो, ठीक है। देखो, अगर सिंगापुर की मैं भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करूंगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पर सिंगापुर कहाँ दिखेगा, ईस्ट एशिया में, ठीक है। आप देखते हो कि यह ईस्ट एशिया की कंट्री है सिंगापुर, और यहाँ आपको शो हो रहा होगा सिंगापुर। देखो यहाँ पर मैं मैप के माध्यम से आपको समझाता हूँ। कई बार दोस्तों क्या होता है, हमें पता है सिंगापुर कहाँ है, लेकिन यदि हम मैप देखने बैठेंगे ऑक्सफोर्ड में, अगर एटलस निकाल के अगर देखेंगे कि यार कहाँ पर है सिंगापुर, तो हम ढूंढने में उन्हें 2 से 3 मिनट तो हम ढूंढने में लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जो जितनी ज्यादा क्लियरिटी से हमें चीजें समझ में आ जाए वैसा हम काम करेंगे। देखिए अब हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों सिंगापुर की। ये है भारत, ये विश्व का मैप है, एशिया का मैप है। अब आप इसमें देखो, यहाँ पर ये उत्तरी क्षेत्र हो गया और ये यहाँ हमारा भारत हो गया। इस भारत के सीधे अगर आप इधर आगे देखोगे तो यहाँ पर ये मलेशिया वाला रीजन दिखेगा, और इसी के जस्ट पास में आपको क्या दिख जाएगा, हमारा सिंगापुर दिख जाएगा। यदि मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके बताऊंगा दोस्तों, तो आपको शायद समझ में आए। अभी हमने किसकी बात करी थी, मलेशिया की बात करी थी। मलेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों, कुआलालंपुरम है। और यहाँ पर ये मलेशिया ऐसे बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और इसी दिखने में आपको यहाँ पर एक और शहर दिख रहा होगा, एक और देश दिख रहा होगा, जिसका नाम है सिंगापुर। ये है छोटा सा यहाँ पर है, ये है सिंगापुर, ठीक है। तो स्थिति, भौगोलिक स्थिति आप देख लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा कहाँ पर है, एशिया में है। कौन सा, साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, वहां पर आपको दिखेगा सिंगापुर। ये है सिंगापुर। अगर मैं इसको और थोड़ा बड़ा करूं, इसके बारे में मैं जानूं, तो आपको समझ में आएगा। देखो ये मलेशिया जिसकी हमने अभी बात कर ली थी, ये पूरा इस तरह से मलेशिया से पूरी तरीके से इधर उत्तरी क्षेत्र से ये क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके अंदर की। देखो दोस्तों, सिंगापुर में आपको सबसे पहले राजधानी इसकी याद रखनी दोस्तों, क्या है इसकी राजधानी, सिंगापुर। ज्यादा विशेष बातें इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जोरोंग आइलैंड देख लेना, कहाँ पर मिलता है जोरोंग आइलैंड, यहाँ पर। और जोहोर स्टेट कहाँ पर है दोस्तों, ये यहाँ पर है। जोहोर स्टेट किस किस के, मलेशिया और सिंगापुर के साइड में आपको दिख रही होगी जोहोर स्टेट। ये नाम आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार आप जूते पहनते हो वुडलैंड के, तो वुडलैंड कंट्री जो है ये भी कहाँ पर दिखेगी आपको, यहाँ पर सिंगापुर में दिखेगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। टेकोन आइलैंड कहाँ पर है दोस्तों, टेकोन आइलैंड भी आपको यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर सिंगापुर स्टेट है। ये तो आपको समझ में आएगा, आपको याद रखना है मलेशिया से ये इस प्रकार जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यदि आप मैप निकाल कर देखोगे, तो आपको सीधे सीधे फिर मन में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ वो वहां पर है, ठीक है। नाम आप बस सिंगापुर पढ़ने से सिंगापुर की स्थिति पता नहीं चल जाएगी, उसको एक बार अच्छे से क्या होगा, देखना पड़ेगा। चलो बात करते दोस्तों 2024 की। 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में किसे नामित किया गया है। इंपोर्टेंट है दोस्तों, 2024 का सर्वश्रेष्ठ देश किसे माना गया है, तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है, इसको क्या है दोस्तों, 2024 का सर्वश्रेष्ठ शहर देश मान लिया गया है। क्यों मान लिया गया है दोस्तों, इसकी स्थिति आप देखो कि बहुत अच्छी है स्विट्जरलैंड की। देखो स्विट्जरलैंड को किस आधार पर माना गया है, वो चीजें देखो। देखो इस सर्वेक्षण में कितने दोस्तों, 89 देश को शामिल किया गया था। और उनकी श्रेणियां क्या रहेगी, किस आधार पर इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो यहाँ पर साहसिक काम के मामले में भी स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। चपलता मतलब चंचलता, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, सब में जो है आपको स्विट्जरलैंड जो है आगे दिखता हुआ दिखेगा। अब उसके बाद विरासत के मामले में, उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप के मामले में, जीवन स्तर, यहाँ का जीवन स्तर बहुत बेहतर है दोस्तों। जीवन स्तर एक महत्वपूर्ण घटक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। जीवन स्तर में भी और सांस्कृतिक उद्देश्य के मामले में भी स्विट्जरलैंड जो है क्या है दोस्तों, अव्वल है। इसी आधार पर, इन्हीं सभी आधारों के इन्हीं आधारों को ध्यान में रखकर हम स्विट्जरलैंड को क्या है, प्रथम श्रेणी के रूप में देखते हैं, ठीक है। इस वर्ष भारत पिछले वर्ष की तुलना में 3 स्थान क्या हो गया दोस्तों, गिर गया है। और अब कौन से स्थान पर आ गया है, 33 नंबर पर, ठीक है। ये है 33 नंबर, आपको ये याद यहाँ पर रखना है, ठीक है। चलो ये है स्विट्जरलैंड। देखो दोस्तों, अगर आप स्विट्जरलैंड को भी देखोगे, अभी हमने सिंगापुर देखा था, अब स्विट्जरलैंड देखो, ये है पूरा वर्ल्ड का मैप। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बताता हूं दोस्तों, कि किसी कंट्री को अगर आप एक बार मन में आपकी इमेज बन गई कि हाँ ये वाली कंट्री यहाँ पर है, ये इसकी राजधानी है, ये इसकी अवस्थिति है, तो आपको कोई सी भी चीज समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको आगे जो भी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपको किसी प्रकार का आंसर फ्रेम करना होगा,
तो इसमें आपकी ये जो है बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पर स्विट्जरलैंड की। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, ये हमारा ऊपर वाला एरिया जो है पूरा एशिया वाला हो गया, और ये हमारा अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये चीजें तो आपको पता है। लेकिन ये वाला जो रीजन है आप जानते हो दोस्तों, ये है हमारा यूरोप, है ना। क्या है दोस्तों, यूरोप है। अब इस यूरोप को अगर आप देख पा रहे हो तो इस यूरोप में आप स्विट्जरलैंड की स्थिति देख रहे हो बीच में। मतलब दोस्तों ये कहां पर स्थित है, ये मध्य यूरोप में स्थित है। तो स्विट्जरलैंड कहां पर स्थित है, स्विट्जरलैंड जो है दोस्तों कहां पर स्थित है, मध्य यूरोप में स्थित है। अगर इसकी स्थिति तो स्थिति अगर आप एक बार और देखोगे तो देखो, अब हमें ये तो पता है कि ये कहां पर है, मध्य यूरोप में, लेकिन इसके आसपास और कौन से देश है वो आप देखो, क्योंकि स्तर इसका बहुत छोटा है दोस्तों, एरिया वाइज से बहुत छोटा है स्विट्जरलैंड। लेकिन इसके आसपास के बड़े बड़े देशों को समझो, यहाँ पर फ्रांस है। देखो ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र जो है, इसका पूरा रीजन जो है दोस्तों, ये किसने घेर रखा है, ये किसने घेर रखा है दोस्तों, फ्रांस ने। ये देखो यहाँ तक पूरा पूरा फ्रांस इसमें फैला हुआ है, ये बीच में स्विट्जरलैंड है, और ये ऊपर से जर्मनी से घिरा हुआ है, इधर से दोस्तों ऑस्ट्रिया से जो घिरा हुआ है, और नीचे इटली से घिरा हुआ है। तो जितने भी बड़े बड़े शहर जिनका आपने नाम सुना होगा, फ्रांस नाम सुना होगा, इटली नाम सुना होगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जितने भी विकसित देश है उनके मध्य में स्थित है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये याद रखना स्विट्जरलैंड की स्थिति कहां पर है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ बर्न भी आपको याद रखना है, यह इसकी क्या है, राजधानी है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न। ठीक है, ये कुछ बिंदु हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, इसके अलावा आपको ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते दोस्तों, हाल ही में किसने, एक सेकंड, देखो दोस्तों अगला बिंदु क्या है, हाल ही में किसने सोशल मीडिया पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे कर लिए हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को पार किया है, और इस चुनौती को पार करने वाले व्यक्ति हमारे रोनाल्डो, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये रोनाल्डो दोस्तों किस खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। पहली बात ये याद रखो, कहाँ के है दोस्तों, ये पुर्तगाल से। दो ये बिंदु तो आपको पता है। ठीक है, और अभी इन्होंने दोस्तों कितने 100 करोड़ फॉलोअर्स जो है, मतलब सोशल मीडिया जगत में अगर आप देखोगे तो 100 करोड़ लोग इनको चाहने वाले बन चुके हैं, और ऐसे ये पहले खिलाड़ी हैं, पहले व्यक्ति है जिनको इतने सारे लोग जो है क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अगर मोटा मोटा अगर आप देखोगे इन 100 करोड़ में भी दोस्तों एक बात याद रखना, 64 करोड़, कितने दोस्तों, 64 करोड़ लोग जो है वो इनको किससे पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम से। ठीक है, इंस्टाग्राम आप जानते हो, आप सब चलाते भी हो, रील्स देखते भी हो, तो इंस्टाग्राम पर दोस्तों इनको क्या है, 64 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर करें यहाँ पर दोस्तों, 17 करोड़ के आसपास दोस्तों इनको कौन पसंद करता है, फेसबुक चलाने वाले, जो फेसबुक चलाने वाले लोग हैं वो इनको कितना, 17 करोड़ लोग जो है इनको फॉलो करते हैं। और एक और सोशल मीडिया है जिसका नाम है एक्स, क्या नाम है, एक्स। और इस सोशल मीडिया साइट पर लोग इनको दोस्तों कितना, 13 करोड़ लोग जो है इनको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। कितने, 13 करोड़, ये भी याद रख लीजिएगा, 13 करोड़ लोग जो है यहाँ पसंद करते हैं। अब बचे कितने, 6 करोड़ लोग। वो 6 करोड़ लोग आप जानते हो एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है दोस्तों यूट्यूब। यूट्यूब पर इनको 6 करोड़ लोग पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं। इस प्रकार दोस्तों 100 करोड़ का दायरा पार करने वाले विश्व के पहले ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहां पर है दोस्तों, ये पुर्तगाल से संबंधित है, और इनकी उम्र है दोस्तों 39। अगर आप 39 वर्ष की आयु में अगर आप इनसे अगर देखोगे कंपेयर करके, तो दुनिया भर में अभी इन्होंने एक और अपना जो है अचीवमेंट प्राप्त किया है दोस्तों। इन्होंने दोस्तों 900 गोल करने वाले, कितने, 900 गोल करने वाले अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतिस्पर्धा में इन्होंने 900 गोल पूरे किए हैं, और ऐसा करने वाले विश्व के पहले ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं दोस्तों। 900 गोल किए इनने अपने प्रोफेशनल करियर में। ये बात भी आप याद रखना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इन्होंने 900 गोल जो है इन्होंने क्या कर लिए, यहाँ पर प्राप्त कर लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप एक और नाम याद रखोगे, मेसी, मेसी भी 838, कितने दोस्तों, 838 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, दोनों बिंदु है आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ये सारी बातें हैं रोनाल्डो की, ये है रोनाल्डो, आप जानते हो इनके बारे में। ठीक है, और ये लगते ही नहीं है कि ये 39 वर्ष के हैं, देखो कितने फिट लगते हैं।
है ना। तो ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेना दोस्तों, याद रख लेना। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाएगा दोस्तों 14 सितंबर को। आज का दिन 14 सितंबर है आज, और आज ही के दिन जो है हम क्या मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी के महत्व को, या देवनागरी लिपि में जो लिखी जाने वाली हमारी हिंदी है, इसके महत्व को हम समझे, इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए ही दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। थोड़ी सी इसके पीछे की कहानी समझते हैं। आज ही के दिन मतलब दोस्तों 14 सितंबर 1949, इस दिन जो है हिंदी को जो है क्या है दोस्तों, आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया था, मान लिया गया था। और इसी बात को ध्यान में रखकर जो है प्रतिवर्ष जो है हमारे यहाँ पर 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक डेट और याद रखना दोस्तों, 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है, ये डेट भी याद रखना कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा दोस्तों 10 जनवरी को। क्यों, देखो दोस्तों, विश्व स्तर पर भारत जो है, आप देखोगे जनसंख्या के मामले में पहला ऐसा देश बन चुका है। 2023 के आंकड़े उठाकर देखोगे तो विश्व में पहला अगर जनसंख्या के मामले में कोई देश है तो वो है भारत। तो लगभग विश्व की 60 करोड़, कितनी दोस्तों, 60 करोड़ आबादी जो है किस भाषा का उपयोग करती है, हिंदी भाषा का। इसी आधार पर विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है कब, 10 जनवरी को। ये प्रमुख बिंदु है, ये भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों रिवीजन की। हमने दोस्तों 10, 11, 12 इन 3 दिन का जो है हमारा जो 10, 11, 12 सितंबर का जो करंट अफेयर्स है, उनके रिवीजन को हमने अच्छे से कंप्लीट नहीं किया था। तो यहाँ पर वो सारे प्रश्न जो है 10, 11, 12 सितंबर के, वो हम यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेते हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। क्योंकि मैंने दोस्तों उनको अच्छे से आपको समझा दिया था। और हमारी इस क्लास में जैसे हम आज का करंट अफेयर्स देखते हैं, तो आज का तो हम करंट अफेयर्स देखते हैं, साथ ही साथ कल के करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। इससे हमारे 2 दिन का रिवीजन जो है क्या दोस्तों, छूटे नहीं। लेकिन अभी 1-2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास लेकर आया हूं ताकि हमारा ज्यादा दिन का जो है करंट अफेयर्स छूटे नहीं। तो दोस्तों 10, 11, 12 उसका तो हम रिवीजन कर ही रहे हैं, प्लस 13 और 14 तारीख का हम यहाँ पर अभी हमने क्या कर लिया, यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस कर लिया है। तो इस आधार पर 5 दिन का करंट अफेयर्स हम एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न को जल्दी से देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आबू धाबी। आबू धाबी दोस्तों किसकी राजधानी है, यूएई की। तो यूएई के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कब भारत की यात्रा पर आए। अभी आपने देखा होगा 9 से 10 सितंबर 2024, 2 दिन की हमारे यहाँ पर यात्रा पर आए हैं यूएई के प्रिंस। और ये बात आप यहाँ पर याद रखना, यूएई जो है दोस्तों, आबू धाबी जो है इसकी क्या है, राजधानी है। प्रमुख बिंदु है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगले बिंदु की। हमारे अगला बिंदु है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बन गया है दोस्तों, नेपाल। ठीक है, पूरी कहानी आईएएस की भी मैंने बताई है, सारी जानकारी आपको दी है, क्या है, क्या काम करता है। ठीक है, तो नेपाल यहाँ पर बन चुका है। अगला है दोस्तों, किसने मुक्केबाजी में पहली स्कूली छात्रा चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा। तो यहाँ पर दीपाली थापा, जो कहाँ की दोस्तों, उत्तराखंड की है, नैनीताल की। और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर क्या है, मुक्केबाजी में जो है यह स्कूली छात्रा चैंपियनशिप बनकर भारत में इतिहास रचा है। ठीक है, नाम याद रखना, दीपाली थापा। IMF दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के वित्त वर्ष 2024-25 के जीडीपी पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना बताया है। आप जानते हो दोस्तों, पहले 6.8 था और अब 6.8 को जो है बढ़ाकर कितना कर दिया, यहाँ पर 7% कर दिया है IMF ने। IMF क्या करता है दोस्तों, यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करता है, आर्थिक स्थिरता बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पूरी कहानी मैंने IMF की बताई थी जब हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। अभी आप 7% यहाँ पर याद रखना। बात करते हैं दोस्तों, दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को कहां पर आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, भारत की नई दिल्ली में जो है हमारी राजधानी है, वहां पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कब, 11 सितंबर को। और यह आपको बिंदु यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। पुनः जो है हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को क्या है, यहाँ पर चुन लिया गया है दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में। तो ये बिंदु भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो इसी के साथ साथ मैंने अमित शाह जी के पुत्र जय शाह जी के बारे में बताया था, जो बीसीसीआई के जो है क्या है दोस्तों, सचिव है
और आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन भी अभी बन चुके हैं। सारी जानकारी हमने उस दिन भी देखी थी, अब इस बात को भी याद रख लीजिएगा। टेलर फ्रिट्ज को हराकर किसने 2024 का यूएस ओपन जीता है? बात करते हैं दोस्तों यूएस ओपन की। यूएस ओपन का समापन हो चुका है और टेनिस प्रतिस्पर्धा में दोस्तों यह सबसे अंतिम रूप से खेला जाता है यूएस ओपन। और इसमें ये जो नाम है आप देख रहे हो टेलर फ्रिट्ज, इनको हरा दिया दोस्तों जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर ने इनको पराजित कर दिया है। और अभी यहाँ पर आप देखोगे 2003 के बाद से अभी तक अमेरिका ने कोई भी यूएस ओपन नहीं जीता है। इनसे उम्मीद थी टेलर फ्रिट्ज से, लेकिन इनकी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है किसने? यहाँ पर जेनिक सिनर ने। और जेनिक सिनर कहाँ की खिलाड़ी दोस्तों? इटली के ये खिलाड़ी है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। सारी कहानी मैंने आपको बताई थी यूएस ओपन के बारे में। कब शुरू हुआ था यूएस ओपन दोस्तों? 1881 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। आगे बात करते दोस्तों, हाल ही में किसने आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण शुरू किया है? आशा कार्यक्रम जो है दोस्तों, इसका संस्करण शुरू किया थर्ड वाला किसने? एसबीआई ने। और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको क्या दी जाएगी? छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इस संदर्भ में आपको यहाँ पर याद रखना है एसबीआई द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों विनय कुमार जी को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रूप में प्रारंभ किया, इस नियुक्त किया गया इनको। ठीक है, अगर मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करूं दोस्तों, 2013 में इसे शुरू किया गया था। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से शुरुआत हुई। फिर 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। फिर इन दोनों को मर्ज किया और फिर यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया 2013 में। इंपोर्टेंट है। और हाल ही में अभी विनय कुमार जो है इनको क्या है यहाँ पर इसको इनका निदेशक नियुक्त कर दिया गया। बात करते हैं क्रोएशिया की दोस्तों। क्रोएशिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर अरुण जी गोयल जो है इनको क्रोएशिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जानकारी आपको पता है, सारी बातें हमने इस संदर्भ में भी कर ली थी। फिर बात करते हैं दोस्तों, नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नए वित्त सचिव के रूप में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर तुहिन कांत पांडे जो है इनको क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पर नए वित्त सचिव का प्रभार दे दिया गया है। तो नए वित्त सचिव के रूप में तुहिन कांत को जो है यहाँ पर बना दिया गया है। बात करते हैं विक्रम मिस्त्री जी की, तो ये दोस्तों विदेश सचिव। कौन से? ये है विदेश सचिव। ये याद रखना नाम, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है वित्त सचिव और विदेश सचिव में। ये विदेश सचिव है। और ये तुहिन कांत पांडे ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर ये है वित्त सचिव। फिर अजय कुमार भल्ला की बात करते हैं, ये है गृह सचिव। ठीक है, ये है गृह सचिव। और आप ये भी जानते हो ये कैबिनेट में है, टीवी सोमनाथन जी कैबिनेट के सचिव है। ये जानकारी भी आपको पता है। ठीक है, तो ये सारे बिंदु तो आपको पता ही है दोस्तों। चलो फिर बात करते हैं यहाँ पर अगले हमारे बिंदु की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किसको फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ये फ्रांस के राष्ट्रपति दोस्तों इमैनुअल मैक्रों, और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त कर दिया यहाँ पर? मिशेल बार्नियर को। मिशेल बार्नियर जो है यहाँ के प्रधानमंत्री रहेंगे। अब नाम ये आपने सुना होगा फुमियो किशिदा। ये दोस्तों कहाँ से? जापान से। जापान की प्रधानमंत्री है। फिर बात करते हैं यहाँ पर शिनवात्रा जो है कहाँ की दोस्तों? ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी है, सबसे युवा। ठीक है, ये भी बात आप यहाँ पर याद रख लेना। मिखाइल मिशुस्ती जो है ये कहाँ के दोस्तों? ये रूस के प्रधानमंत्री है। तो ये कुछ बिंदु है जो आपको साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? आरबीआई की अवमानना करने पर हाल ही में दो बैंकों पर आरबीआई ने क्या लगा दिया है दोस्तों? जुर्माना लगा दिया है। एक है एक्सिस बैंक और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। दोनों बैंकों पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। पूरी कहानी हमने इसकी समझ रखी है, बस आपको यहाँ पर सही आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तेबोने, आपको याद रखना है तेबोने बस। राष्ट्रपति तेबोने 95% वोट के साथ फिर से निर्वाचित हुए हैं। यह किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह अल्जीरिया के फिर से क्या बन चुके हैं दोस्तों? राष्ट्रपति बन चुके हैं। 95% वोट इन्होंने प्राप्त किए हैं। थोड़ा सा ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने छल से जो है 95% जो है यहाँ पर प्राप्त किए हैं वोट। लेकिन अगर दो पार्टी और है यहाँ की देखोगे, उनको एक को 2% मिले हैं और एक को 3% वोट मिले हैं। तो ऐसा संभव होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो बन गया है उसकी ही सरकार है, वो अपने अनुसार जैसा चाहे वैसा
किसी को भी बोल सकता है और मनवा सकता है जो भी अपनी चीजें चाहता है। चलो ठीक है, तो आज के सेशन में हमने 5 दिन का करंट अफेयर्स हमारा एक साथ कंप्लीट किया है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने बोला कि सर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इस सीरीज को शुरू करो, हमने उसी बात को ध्यान में रखकर इस श्रृंखला को ऐसे शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार आप जुड़े रहिएगा, आपके सारे तथ्य जो है स्टैटिक जीके के साथ जोड़कर, एक समझ के साथ जोड़कर मैं प्रस्तुत करता हूं। और इसी प्रकार आप जुड़े रहिए दोस्तों, आगे भी हमारी इस श्रृंखला को हम और बेहतर तरीके से, जितना बेहतर हो सकेगा उतना बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार।